जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। दोस्तों, जो हमारा क्लास 10 का फैमिली मेंबर है, उनका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स है, वो अच्छे से स्कोर करे, उसके लिए जो आपकी प्रीतम एकेडमी की टीम है वो दिन रात जुटी हुई है। तो उसके लिए यानी कि जो क्लास 10 की फैमिली मेंबर है, उनका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स है, उसके लिए मैं आपके लिए जो आपका साइंस है क्लास 10 का, उसका मैं 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड के बेसिस पे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो मैं एक 80 क्वेश्चन लाया हुआ है, डायरेक्टली पूछा जाता है, इसी तरह से एकदम हूबहू टेली कर जाता है। और साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट करवाया है कि आपका बोर्ड एग्जाम में तो मदद मिलेगी, साथ ही साथ जो आपका आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, चाहे कोई भी एग्जाम दोगे, तो वो आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने सेट किया हुआ है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं इसका 2 पार्ट लूँगा। पहला वीडियो 40 क्वेश्चन का रहेगा, फिर वो अगला जो वीडियो आएगा वो भी 40 क्वेश्चन का आएगा, ठीक ना। और हो सकता है तो अगला पार्ट वो दामोदर सर लेंगे। मैं फिलहाल अभी 40 क्वेश्चन का ये वाला जो वीडियो है वो मैं ले लेता हूँ। तो चलिए, हमारा जो आज जो 40 क्वेश्चन का सेट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आपका प्रश्न आएगा मेरे दोस्तों, देखिए मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी कलम साथ में ले लीजिएगा और बैठिएगा और सारे क्वेश्चन्स को अपने से हल करने का सबसे पहले ट्राई कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक। और सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पहला जो आपका प्रश्न है मेरे दोस्तों, देखिएगा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो याद रखिएगा, जो आपका हीरा होता है यह बहुत ही डेंस होता है, यानी कि इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की बात करें तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो धनात्मक हो जाएगी। पर चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए ऋणात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, लेंस में अगर फोकस पूछे कि कितना फोकस होता है तो याद रखिएगा उसमें 2 ही होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। और यही अगर दर्पण पूछता है तो दर्पण का होता है 1, लेकिन लेंस पूछे तो हमेशा याद रखिएगा 2। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। आगे देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, 5 नंबर के प्रश्न पर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आता ही आता है। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो याद रखिएगा, f और r के बीच में संबंध जो होता है वो r बराबर 2f का होता है। यानी जो आपका r है वो फोकस का डबल होता है। याद रखिएगा, r बराबर 2f होता है। और चूंकि ये जो आपका आंसर है ये आपको ऑप्शन में नजर नहीं आएगा, पर ऑप्शन में आपको क्या क्या है कि f को यहाँ f के साथ जो 2 है उसको इधर भेज दिया गया है, यानी कि बाय में आ जाएगा 2। तो क्या निकलेगा, f बराबर 2 r/2 निकल कर आएगा। और यही आपको सी नंबर में ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। डायरेक्टली एग्जाम में नहीं देगा, आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें r बराबर 2f आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर थोड़ा सा चालाकगिरी करता है। वो क्या करता है, वो इस टाइप का सेट करता है क्वेश्चन, f बराबर लिख देता है r/2। अब बात तो सेम ही है, इसलिए याद रख लीजिएगा, f बराबर r/2 लिख देगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, अभिसारी मतलब केंद्रित करना, यानी कोई भी चीज को केंद्रित करना। अब चूंकि लेंस की बात की गई है, लेंस मतलब प्रकाश से रिलेटेड है, तो प्रकाश को जो चीज केंद्रित करेगी, जो लेंस केंद्रित करेगी, उसी को हम लोग अभिसारी लेंस कहेंगे। और आपको पता होगा कि जो आपका उत्तल लेंस होता है वो कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है। जब इधर से आपका रेज आती है, जबकि प्रकाश की किरणें आती है, वो आके एक जगह पे वो केंद्रित होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या अपसारी लेंस कहेंगे। क्योंकि जो अवतल लेंस होता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार का होता है, इधर से जब आपकी रेज आती है, जो सन की जो रेज आती है, वो यहाँ से क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, दूर भागती है, तो वो क्या होता है, अपसरित करती है। यानी कि अपसारी लेंस पूछे तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। और अगर आपको अभिसारी पूछे तो वो उत्तल लेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो याद रखिएगा, बैंगनी का सबसे कम होता है। और जो अगर हम लोग लाल की बात करें तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, बैंगनी का सबसे कम और लाल का सबसे ज्यादा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रकाश का परिकीर्णन है, इसके कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आपको पता होगा, निर्वात जो है आपका, वैक्यूम जो होता है, इन वैक्यूम, इसमें क्या होता है, प्रकाश सबसे अधिक तेज से चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तनांक के 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। याद रखिएगा दोनों के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या लिखा है इसको, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो याद रखिएगा जो आपका जल को विद्युत संयंत्र, क्वेश्चन क्या देखिएगा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, तो यहाँ को जो इसका ऑप्शन हो जाए दोस्तों याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जल जो विद्युत संयंत्र होता है यानी कि जो डैम होता है, जैसे कि बहुत सारा डैम होता है, पहले डैम बनाया जाता है, ठीक ना। देखिए मैं आपको थोड़ी देर समझाता हूँ। डैम की इस साइड पूरा पानी भरा होता है, पानी को जब डैम के कारण पानी के वहाँ पे स्थित रहता है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो स्थिति का यहाँ पे बना होता है, जल स्थिति में रहता है, तो इसलिए वह स्थितिज ऊर्जा उसके पास स्टोर होता है। और जब इस डैम से कहीं एक छोटा सा होल करते हुए इस पानी को जब बहाया जाता है, तब यही पानी क्या होता है कि टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से डीसी आपका वोल्टेज बनता है, फिर डीसी से आपका क्या एसी बनता है, और हम लोग को घरों तक आता है, याद रखिएगा। तो स्थितिज ऊर्जा को ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सही आंसर सी नंबर का ऑप्शन आपको मार देना, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए 12वां प्रश्न आप आते हैं। देखिए जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, पर यहाँ पे इस तरह भी दे सकता है रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि मोमबत्ती से हमको तापमान भी मिलता है, पर वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। लेकिन स्पेशली अच्छा बताइए, आपको ठंडी लगेगी तो आप लोग मोमबत्ती जलाइएगा कि लकड़ी जलाइएगा। जाहिर सी बात है लकड़ी जलाइएगा, क्योंकि लकड़ी में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। लेकिन मोमबत्ती, अब आपको लाइट चाहिए घर में, तो क्या आप लकड़ी जलाएगा ना मोमबत्ती जलाएगा, तो मोमबत्ती जलाइएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट के लिए स्पेशली मोमबत्ती का उपयोग करते हैं, पर जब तापीय की बात की जाए तो हम लोग लकड़ी का जला लेते हैं। तो सही आंसर रासायनिक ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में रहा तो रासायनिक ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा, या फिर ऐसा रहा रासायनिक ऊर्जा तथा उष्मीय ऊर्जा रहा, तो प्रायोरिटी आप लोग प्रकाश ऊर्जा को दीजिएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं रहता है ऑप्शन में, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा आगे जो प्रश्न आएगा 13 नंबर देखिएगा, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक की तुलना में हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं फिक्स बोल दे रहा हूँ, आपका बोर्ड में आने वाला है नहीं, ये मैं आपके माइंड टेस्ट के लिए दे के रखा हूँ ये क्वेश्चन को, ये आपको क्वेश्चन को मुझे कमेंट करना है। और मैंने 13 नंबर के साथ और एक क्वेश्चन मैंने रखा है जो आपका माइंड सेटअप, माइंड चेक करने के लिए मैंने आपको दिया हुआ है। आप लोग ये कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग को यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, या तो हमको कोई ग्रुप से, जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज कीजिएगा, या फिर हम लोग को डायरेक्ट वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ किसको इसका सही आंसर पता है। बाकी मैं इसका अगले वीडियो जो लेगा दामोदर सर जो लेने वाले, मैं उसमें इसका आंसर बता दूंगा, तो वो आपको आंसर बता देंगे, ठीक ना। 13 नंबर का। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। याद रखिए जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध ज्यादा होता है, पर जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का 1/R होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, इसी तरह चलता रहेगा। जितना प्रतिरोध है उतना जोड़ते जाइए आप लोग। पर जब श्रेणी क्रम की बात करें, जब इसका कुल प्रतिरोध निकला है तो R होता है R बराबर R प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह करके जोड़ते जाइए। तो वो देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो बाय में जोड़ रहा है, 1/, में जोड़ रहा है, और ये सब डायरेक्टली जोड़ रहा है। तो डायरेक्टली जोड़ रहा है यानी कि ये ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन आपका श्रेणी क्रम सही हो जाएगा। और जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, श्रेणी क्रम का प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पासों क्रम का क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये भी याद रख लीजिए, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए 15 प्रश्न पाते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वह है, वो एक उसे नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते हैं हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा घर में मोटर वगैरह जैसे कभी खोला होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक पत्ती पतला लोहा होता है, वो एक मैग्नेट बनता है, तो वो क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन होता है वहाँ पे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों ही क्या है उच्चतम ताप पर होती है दोस्तों, इसलिए ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको ऑप्शन में ए और बी नजर आए ना, या फिर जब भी आपका 4 गो ऑप्शन रहेगा, 4 गो ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन दिया हुआ कि ए और बी दोनों, तो मोस्ट प्रायोरिटी 99% चांसेस होता है कि वो सही हो जाता है, याद रखिएगा बोला। पर बहुत सारे क्वेश्चन में सही नहीं होता है, पर याद रखिएगा मोस्ट ऑफ दी 90% केसेस में वो सही होता है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग आंख मूंद के ए और बी मार दीजिएगा, आपका 90% सही होने के चांसेस हो जाएगा अदर ऑप्शन चॉइस करने के मुताबिक। समझ में आ गया आपको। 17 नंबर के प्रश्न आते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो वो दोस्तों आप लोग को ये क्या हो जाएगा, सौर कुकर और सौर सेल, ठीक ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। दोस्तों इसका तो मुझे मैंने जब इसको देखा है एनसीईआरटी वगैरह में तो वो 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होनी चाहिए, पर यह ऑप्शन में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पर आप लोग बाय द वे सी को मार सकते हो और इनमें से कोई नहीं भी मार सकते हो, तो ये आप लोग याद रखिएगा 15 किलोमीटर पर आवर। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, पर आप लोग को क्या लग रहा है आप लोग को कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा वो 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होगा तभी वो पवन चक्की जो वहाँ चल पाएगी, पर यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, तो आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। पर बेसिकली इनमें से कोई नहीं, आप लोग मारिएगा। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न आते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य को हम लोग क्या विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 20 नंबर के देखिए, घरेलू परिपथ क्वेश्चन है आपका, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक अल्टरनेटिव करंट होता है जिसको हम लोग एसी बोलते हैं और एक डायरेक्ट करंट होता है जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं। तो प्रत्यावर्ती जो आपकी धारा होती है उसको हम लोग एसी करंट बोलते हैं। तो ए नंबर क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का घर में जो आता है वो एसी करंट आता है। जब जैसे कि जहाँ भी जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया या फिर जल संयंत्र हो गया, वहाँ से जब बिजली बनती है तो डीसी बनती है, डीसी से हम लोग फिर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के द्वारा उसको कन्वर्ट एसी में करते हैं, और वो एसी लाइन जो हमारे घरों तक तार आती है वो एसी के थ्रू आती है, क्योंकि अगर डीसी में लाएंगे तो वो उतनी दूर से आ नहीं पाएगी, वो पहले ड्रॉप कर जाएगी वोल्टेज और हम लोग को अच्छे से वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम लोग एसी को लाना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, इसीलिए हम लोग एसी का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, घरों में एसी का उपयोग किया जाता है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न आते हैं, वर्ण विक्षेपण असंभव है। देखिएगा बच्चा बहुत ही कंफ्यूजन होता है देखिए वर्ण विक्षेपण संभव है सोचेगा बच्चा, ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन कहा गया असंभव। याद रखिएगा, नहीं में बहुत, नहीं असंभव, ये सब वर्ड याद रखिएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अच्छे से शांत मन से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया असंभव है, संभव नहीं, ये नहीं पूछा गया, पूछा गया असंभव है। तो याद रखिए क्वेश्चन को अच्छा से पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण किसमें असंभव है, यानी वर्ण विक्षेपण किसमें नहीं हो सकता है। ये मत समझ लिए कि वर्ण विक्षेपण किसमें हो सकता है, फिर आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फाइबर में, क्योंकि फाइबर में वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। चलिए हम 22 के प्रश्न पर आते हैं। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो याद रखिएगा वो आधार की ओर मोड़ देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 23 का जो प्रश्न आएगा वो देखिए क्या है, 2Zn + O2 इक्वल टू क्या, ये एरो है, ये क्या होता है कि ये डायरेक्शन बताता है किसका, रिएक्शन का, और ये इंडिकेटर है कि रिएक्शन हुई है और ये बना है, ठीक ना। एरो का बस इतना ही काम है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि एडिशन ऑफ O है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे देखिए आपके खाना बनाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो खाना बनाने वाला का यानी कि बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये देखिएगा जो हम लोग बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका आगे का जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पूछा गया है, इसीलिए पारा इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। और अगर अधातु होती तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। और होती भी है कि नहीं है मुझे ये भी बताइएगा कि सर ऐसा कोई अधातु नहीं है, अगर होती है तो क्या है और नहीं होती तो क्या नहीं है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका 26 का जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, देखिए क्या आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है। शून्य समूह यानी कि जो आपका जीरो जो आपका ग्रुप है उसमें हीलियम आता है मेरे दोस्तों। आपको पता होगा कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है दोस्तों। देखिए मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ये कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है। तो जो ऐसी जो लाइन सब में जो आता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और जो भट्टी जो इस तरह करके आता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, तो वर्टिकल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। वर्टिकल को पीरियड, हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो समूह में कौन सा आता है दोस्तों, हीलियम आता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथेल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्न में से कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है, लाल नहीं पीला हो जाता है। सबसे पहले तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, अल्केली मतलब यूँ समझ लिया, उतना नहीं आपको जाना है, सीधा समझिए कि ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का ये बेसिक चीज़ है। और बेसिक को जब हम लोग मैथिल ऑरेंज में मिलाते हैं तो वो पीला बन जाता है, और यदि यही अगर हम लोग कुछ अम्लीय चीज़ को मिलाते हैं तो वो लाल हो जाता है। इसलिए इसका ए नंबर का ऑप्शन पीला, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
याद रखिएगा मेथल ऑरेंज में जब भी हम लोग कोई अम्लीय चीज़ को डालते हैं तब वो लाल हो जाता है, लेकिन जब भी हम लोग कोई क्षारीय चीज़ को डालते हैं तो वो पीला हो जाता है। और चूंकि सोडियम कार्बोनेट आपका क्षारीय है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पीला इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी गैस है, तो सीधा सा क्वेश्चन मतलब ये। तो आपको पता होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी बढ़ रहा है इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों उसका मतलब होता है कि हीट का बढ़ना। आपको पता होगा कि हिमालय जो है हमारा वहाँ से बर्फ पिघल रही है और समुद्र का जो आपका जल का स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि हमारा मौसम कितना बढ़ रहा है, मतलब कितना हीट हो रहा है। पहले कितना कम जाता था डिग्री सेल्सियस, पहले 28 29 रहता था, इस तरह करके रहता था 28 27 47 26, अभी 52 तक पहुँच जाता है मेरे दोस्तों। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसलिए बोल रहे पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, CO2 इनहेल करते हैं, और CO2 जब इनहेल कीजिएगा तभी ना CO2 कम होगा। हम लोग तो भाई जनसंख्या हम लोग का बढ़ गया, इसलिए हम लोग CO2 ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगा दे तो पेड़ तो क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेंगे और हमारा बैलेंस बना देगा वो, इसलिए पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर के प्रश्न पर, गंधक को परमाणु संख्या होती है। गंधक को हम लोग दोस्तों सल्फर कहते हैं, याद रखेगा। तो उसको 16 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, और क्यों अम्ल जल में? ऐसा क्या है कि क्योंकि अम्ल जल में। अब यही क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैं थोड़ा सा हिंट देता। देखिए आपको पता होगा कि अम्ल जल में घुलनशील है और अम्ल जल में आयन भी देता है, और आपको पता है कि विद्युत आयन से चलता है। तो आप लोग का बताना है कि इसका सही आंसर आयन होता है, ये सही होगा, कि विलयन होगा, ये विलय होता है, ये सही होगा। क्योंकि अम्ल जो होता है वो जल में विलय भी होता है, और ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है। और आपको पता होगा कि अम्ल है जो जल में आयन भी देता है, इसीलिए इसका आयनित होता है। तो आपको आप सही आंसर मुझे बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा कि सी होगा? मैंने तो वैसे आपको हिंट दे दिया, आप लोग समझिए। यहाँ पे थोड़ा पेंट मिस्टेक हो गया, यहाँ बी लिखा गया है, बी लिखा गया है, असल में ये ए नंबर का ऑप्शन है। तो ए और सी में आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक ना? थोड़ा देखा जाए आपका दिमाग कैसा है। सो चलिए आगे देखते हैं। अधिकतर धातुओं में ऑक्साइड होती है, तो याद रखिएगा अधिकतर धातु ऑक्साइड, धातु जो ऑक्साइड होती है दोस्तों वो स्पेशली क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड क्षारीय होती है, लेकिन अगर अधातु ऑक्साइड कहेंगे तो वो अम्लीय होती है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 32 क्वेश्चन पर आते हैं। सोने में निम्नलिखित में से कौन से धातु मिलाकर में से धातु तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा सोने में हम लोग Cu मिलाते हैं, कॉपर। इसको याद रखने के लिए एक चीज़ देखिए, ट्रिक बताता हूँ। सोना किस प्रकार का दिखता है दोस्तों? वो पीला कलर का दिखता है। और कॉपर का तार तो आप लोगों ने घर में देखा होगा, वो भी कुछ हद तक सोने के जैसा दिखता है। तो अब भाई सोने में अगर हम लोग एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, सोच के देखिए। आपका सोना अलग ही नजर आएगा और जो आपका एल्यूमिनियम वो अलग ही नजर आएगा। कैसा दिखेगा? अलग नहीं दिखेगा। वो सोना पीला दिखेगा और वो एल्यूमिनियम व्हाइट दिखेगा, खराब नहीं लगेगा। लेकिन कॉपर और सोना को मिला दे तो दोनों एक जैसा कलर का है तो वो पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग कॉपर को मिलाएंगे। देखिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक ना? याद रखिएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम और जिंक को तो मिलाएंगे नहीं, हाईली रिएक्टिव भी सबको तो मिलाएंगे नहीं, और भाई लोहा का तो मिलाते ही नहीं है, इसीलिए कॉपर सही आंसर हो जाएगा। इस तरह करके भी आप लोग तुग्गा लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता। तो देखिए NaCl AgNO3 ये जब रिएक्ट करता है तो AgCl बनाता है, क्या है NaNO3। देखिए AgCl यहाँ प्रिसिपिरेट बनता है। ये सब आप लोग आगे चल के पढ़िएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, सी नंबर का ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 का क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन दोस्तों एक अधातु होता है, याद रखिएगा। 34 नंबर का जो ए नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, धातु मत मार दीजिएगा कि सिलिकॉन हमको सुनने में धातु लग रहा है, धातु नहीं होता है, वो अधातु होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 के क्वेश्चन पे। वे तत्व जिसके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों वो उत्कृष्ट गैस से कहते हैं, उसको हम लोग उत्कृष्ट गैस से कहते हैं, याद रखिएगा। जिसका बाहरी सेल भरा होता है उसको उत्कृष्ट, जैसे कि हीलियम हो गया, अर्गन हो गया, ये सब क्या उत्कृष्ट गैस से विन्यास को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि इसका अष्टक फुलफिल है, ये रिएक्ट नहीं करते किसी से। 36 क्वेश्चन, खड़िया चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो खड़िया चूना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? देखिएगा उसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaCO3 होता है। खड़िया चूना का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, यानी कि जो आपका 36 का डी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 के प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपको देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों SO2 होगा, ठीक ना? SO2 होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आगे आपका 38 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्काइन है? अल्काइन कहा गया है, चूंकि अल्काइन हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाले को कंसीडर करते हैं, और इनमें से सब में देखिएगा तो सबका जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको सिर्फ सी नंबर में ही ऐसा दिखेगा जो इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे देखिए आपको 2 कार्बन दिया हुआ है
और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है। चलिए 2 हाइड्रोजन हो गया आपका, इस तरह करके 2 हाइड्रोजन है ना, तो दो तरफ इधर 2 हाइड्रोजन लगेगा, एक ये इधर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब एक कार्बन को तो 4 चाहिए, तो इसके लिए 4 बॉन्ड बनाने के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। तो अब देखिए कार्बन को 4 बॉन्ड मिल गया, इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड मिल गया, इस हाइड्रोजन को तो चूंकि 1 बॉन्ड सही, इसलिए तो ये तो संतुष्टि है। तो ये देखिए कि ये सी नंबर में C2H2 क्या है, यही एक जो है ये क्या है अल्काइन बनाता है, इसलिए इसका सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन पर ये आपको बड़ा सा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसका आपको IUPAC नेम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका IUPAC नेम क्या होगा जल्दी से मुझे आप लोग बताइए। तो मैं इसका IUPAC नेम आपको बता देता हूँ। इसका जो IUPAC नेम होगा तो मेरे दोस्तों देखिएगा एथिल मिथेल ईथर होता है, क्योंकि ये ईथर का समूह है दोस्तों, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से सभी जो है ना ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मेरे हिसाब से क्या सही हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि एथेनॉल को भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि आग जलते प्रोपेनॉल का तो होता ही है, देखिए यहाँ पे इथेनोइक अम्ल का, इसलिए इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा मेरे 240 का। और बाकी देखिए आप लोग के लिए फिलहाल अभी भी 80 प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 80 प्रश्न है। तो आप लोग का ये प्रश्न आपको दामोदर सर करा देंगे। और कुछ यहाँ पे देखिएगा, कुछ आपका यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि रिटर्न क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये भी आपको दामोदर सर करा देंगे, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, ठीक ना। तो दोस्तों इसी प्रकार के एक अगले वीडियो में हम लोग का मुलाकात होगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।